नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं जगह 24/7 न्यूज। आपके साथ में कुणाल गोस्वामी। सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला इस वक्त की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से निगाह डालने का। लेकिन इससे पहले की खबरों पर विस्तार से निगाह डालें, सबसे पहले आपको फटाफट अंदाज में बताते हैं इस वक्त की 4 प्राइम टॉप स्टोरीज क्या कुछ कहती हैं। सबसे पहले बात होगी ईरान इजराइल युद्ध की। आज तीसरा दिन है, हालात चिंताजनक बनते नजर आ रहे हैं। अब तक ईरान के 224 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल में 14 का आंकड़ा सामने आया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर खेमनेई की, जो बंकर में जा छिपे हैं, क्योंकि इजराइल ने कसम खा ली है कि यह युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक ईरान के सुप्रीम लीडर खेमनेई को वो अंतिम सांस तक ना पहुंचा दे। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे ईरान की, जो घुटने टेकने को तैयार नहीं। तो जहां एक तरफ इजराइल की तरफ से ऑपरेशन राइजिंग लायन चल रहा है, तो ईरान ने साफ कह दिया कि युद्ध विराम पर कोई बातचीत नहीं होगी। कोई ट्रंप, कोई पुतिन, किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे तो अहमदाबाद विमान हादसे की, जहां पर लगातार एक एक करके सभी शवों के डीएनए जांच के बाद, सैंपलिंग के बाद जो शव हैं वो परिजनों को सुपुर्द किए जा रहे हैं। इसी बीच आज पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। देर किस बात की, शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ, जहां पर आज इजराइल ईरान के बीच जंग का तीसरा दिन है। ईरान के विदेश मंत्रालय पर इजराइल की तरफ से बड़ा विध्वंसक हमला किया गया। इजरायली हमले में अब तक 224 ईरानियों की मौत हो चुकी है, जबकि कहा जा रहा है कि 1277 लोग घायल हुए हैं। अब इजरायली हमले में ईरानी IRGC के सीक्रेट हेड की मौत की खबर भी सुनती रही। इधर ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइंटिस्ट के पास विस्फोटक हमले की बात सामने आई है। ईरान ने दावा कर दिया है कि इजराइल के 44 ड्रोन और क्वाडकॉप्टर गिराए गए। ईरान ने साफ कहा कि लड़ाई जारी रही तो न्यूक्लियर वार्ता नहीं करेंगे। तो चाहे मस्कट में बातचीत होने की बात तमाम जगहों से सामने आ रही है, लेकिन ईरान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि इजराइल और अमेरिका मिलकर जिस तरह से ईरान को परमाणु संपन्न देश बनने से रोक रहे हैं, ये परमाणु संयंत्र पर वह बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक इजराइल की तरफ से युद्ध का जो हमला है वो बंद ना हो जाए। और इजराइल का स्पष्ट कहना है कि जब तक इजराइल को खतरा रहेगा ईरान से, क्योंकि ईरान जैसे ही परमाणु संपन्न देश बना, सबसे पहले अस्तित्व पर खतरा मंडराएगा ईरान का और इजराइल का और इजरायलीज का। बहरहाल महत्वपूर्ण खबर आपके सामने, ईरान और इजराइल के बीच बीते 72 घंटों से लड़ाई जारी है। इजराइल ने रविवार को ईरानी विदेश मंत्रालय पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए। इससे एक दिन पहले ईरानी रक्षा मंत्रालय पर भी इजराइल का हमला हुआ था। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली हमले में अब तक 224 लोग मारे जा चुके हैं, जो आंकड़ा कहीं कहीं पर 230 दिखाया जा रहा है। बड़ी बात, 1277 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिका में स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप ने ईरान में 406 लोगों के मारे जाने का दावा कर दिया है। इधर ईरान ने भी इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दाग दी हैं। इन हमलों में 14 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 380 के आसपास घायल है। अब ईरान ने कहा कि पाकिस्तान ने उसे गारंटी दी है कि अगर इजराइल ने तेहरान पर न्यूक्लियर हमला किया तो वो इजराइल पर न्यूक्लियर हमला करेगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि दोनों देशों के बीच जल्द ही समझौता होगा। ट्रंप ने कहा कि जैसे उन्होंने भारत पाकिस्तान में सीजफायर कराया, वैसे ही इजराइल ईरान में लड़ाई रोकेंगे। तो बड़ी खबर, जहां पर 13 जून को ईरान के खिलाफ इजराइल के द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किए के बाद दोनों देश विध्वंसक युद्ध की आग में झुलसे नजर आ रहे हैं। ईरान में अब तक 170 से ज्यादा जगहों पर 720 सैन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। ईरान के टॉप अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों सहित कुल 14 जो सीनियर अधिकारी हैं वो मारे जा चुके हैं। अब इजराइल की तरफ से जो अटैक हुए उसमें 230 लोगों से ज्यादा मारे जाने की खबर है। कहीं कहीं पर यह आंकड़ा 240 है, जबकि 1277 लोग इसमें घायल हुए हैं। बड़ी बात, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। जवाबी कार्रवाई करते हुए 200 बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 ड्रोन से इजराइल को निशाना बनाया है, जिसमें इजराइल के 14 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है।
बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर इजरायल और ईरान के बीच तीसरे हमले में तीसरा दिन भी हमला जारी है। हमलों में 230 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और ईरानी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि 1277 लोग इसमें घायल हुए हैं। इस बीच IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स होम फ्रंट कमान का साफ कहना है कि ईरान के ताजा बैलिस्टिक हमले के बाद अब नागरिकों को बम शेल्टर होम्स में रहने की जरूरत नहीं है। बड़ी खबर, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, जबकि टर्म्स एंड कंडीशन तो अमेरिका की तरफ से भी लगा दी गई ईरान पर कि पहले आप अपना परमाणु संयंत्र जो कार्यक्रम है उसे रोकें और सुनिश्चित करें कि इजराइल पर कोई अटैक नहीं होगा। भविष्य में आप किसी तरह का कोई प्लांट नहीं लगाएंगे, ना उसके बारे में सोचेंगे। चलिए, इसी बीच कमांडर भूषण दीवान सर हमारे साथ जुड़े रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 3 दिन से जो लगातार विध्वंसक स्थिति हम इजराइल वर्सेस ईरान के बीच देख रहे हैं, द राइजिंग लायन नाम से ऑपरेशन का आगाज जो इजराइल ने किया, उसमें अब तक 1277 लोग ईरान के घायल हो गए और यह आंकड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है 230 से 240 के बीच, जिन लोगों की मौत हो गई ईरान के अंदर। अब जो तमाम स्थितियां बनी हुई हैं सर, उसे आप किस तरह से रीएवैल्यूएट करते हैं और किस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं? आगे अगले 24 घंटे कितने महत्वपूर्ण हैं और कितने निर्णायक भी? धन्यवाद कुणाल जी। मेरा आंकलन ये है कि ये लड़ाई और जोर पकड़ेगी ईरान और यूएसए की तरफ से, इजराइल और यूएसए की तरफ से। हालांकि इजराइल भी पहले के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा रिस्पांस ज्यादा मजबूत रिस्पांस दे रहा है, पर इसमें बड़ा भारी खतरा ये है कि बाकी भी गल्फ की कंट्रीज हैं, हालांकि कतार ने भी यही कहा है और सऊदी ने भी यही कहा है कि एस्केलेशन ना हो, कई कंट्रीज कह रही हैं, पर कतार के एयरबेस से फ्लाइट उड़ी हैं और जॉर्डन ने भी हेल्प किया इजराइल को उनकी ईरान की मिसाइल्स को रोकने के लिए। और बाकी तो यूएसए ने अपना अमेरिकन जो वाटर कैरियर ग्रुप्स हैं वो लगा दिए हैं, तो ये खतरा बढ़ेगा। और इसके चलते खतरा ये भी है कि मेरे को लगता नहीं इस बारी ऐसा मौका है कि यूएसए और इजराइल मिलके ईरान को पूरी तरह नस्तनाबूद करना चाहेंगे जी, और ताकि ये न्यूक्लियर का इनका एकदम खत्म हो जाए। ये बड़ी भारी एक मौका है, जब रूस भी इतना आगे नहीं आ सकता है, चीन भी आगे नहीं आ सकता है। चीन में उनकी जी जिनपिंग की खुद की गद्दी हिल रही है और साथ में उनका टेरिफ वॉर है अमेरिका के साथ, और ये रशिया का भी यूक्रेन में अड़ा हुआ है काफी जोर से, तो ये काफी बढ़ेगा। पर इसमें चक्कर ये भी है कि देखिए ऐसा है कि ईरान का वो रजीम चेंज चाहते हैं मेनली, और 2 चीज चाहते हैं यूएसए और इजराइल के, इनका जो न्यूक्लियर पावर ना बन पाए ये और इनका रजीम चेंज हो जाए। ईरान के जो हुक्मरान हैं उनके बरखिलाफ आवाम का बहुत रोष है, क्योंकि बहुत बंदिश है, इंटरनेट का बंदिश है, दुनिया भर का बंदिश है। औरत के अगर उसने ये सॉक्स भी नहीं पहनी उसके पैर काट दिए जाते हैं, और बाकी इकोनॉमी भी खराब रही है। तो लबोलबा भी मोसाद ने इतना मजबूती से एंट्री किया हुआ ईरान में, तभी सक्सेस हुआ है। तो देखिए ये युद्ध जो है इसका दायरा और सख्ती बढ़ सकती है। ठीक है, लेकिन कमांडर सर, क्योंकि कहा जा रहा है कि इजराइल ने कहा है कि वो हमले तब तक नहीं रोकेगा जब तक उससे सुरक्षित भावना ना मिल पाए। वो और अमेरिका मिलकर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ईरान परमाणु संपन्न देश ना बन पाए। अब ईरान का यह कहना है कि जब तक इजराइल की तरफ से हमले नहीं रुकेंगे, अमेरिका उसकी मदद करना बंद नहीं करेगा। किसी तरह से परमाणु संपन्न ये जो परमाणु प्लांट है इस पर कोई बातचीत नहीं होगी, लिहाजा दूर दूर तक तो कोई अभी फ्लैग ऑफ नजर नहीं आ रहा शांति का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर सवाल ये भी है कि ईरान, मेरी समझ में ईरान अपनी कमजोरी जानता है। उनके पास मिसाइल बेशक हों, पर उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एयर डिफेंस का भी और बाकी अंदर का आवाम का सपोर्ट भी। तो उन्होंने जो 80 घंटे में काम किया ईरान ने, तो हो सकता है इसी के बाद भी वो शायद उनको कोई ऐसा मौका मिले, ऑफ रैंप आ जाए। ऑफ रैंप माने ऊंचे घोड़े पे सवार हैं, उतर जाएं। बातें तो ऊंची ऊंची करती हैं, बड़े बड़े करते हैं, क्योंकि उनको तो अटैक करना था, नहीं तो आवाम ही उनकी कुर्सी हिला देती भी। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, अटैक इतना भारी हुआ है आपके ऊपर न्यूक्लियर साइट्स पे,
कि टॉप कमांडर्स मारे गए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, अब चुप बैठे हैं। तो अटैक तो उन्होंने करना है, पर सवाल ये है कि नेगोशिएशन टेबल पे आ भी जाएं वो, ताकि अपने आवाम को समझा पाए भाई इन्होंने रोक दिया है, देखो इसराइल ने, अमेरिका ने रोक दिया है, इसलिए हम भी बैठ गए ठीक टेबल है। पे। और आपने इस शब्द का तरीके से इस्तेमाल शायद किया बात। नेगोशिएशन। नेगोशिएशन की भूमिका में तो अमेरिका भी नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप शांति के मसीहा बनते फिर रहे हैं। ट्वीट किया है, भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर मैंने करवा दिया, इजराइल और ईरान के बीच भी सीजफायर मैं ही करवाऊंगा। उनके स्टैंड को आप किस तरह से देखते हैं? पहले वो कह रहे थे कि भैया पहले मुझे पता नहीं था, इस हमले में मेरा कोई रोल नहीं, ना कोई जानकारी है। शाम होते होते पहले दिन ही उन्होंने कहा कि इजराइल की तरफ से जो हमले हुए उसको मैं जानता था, हम उनके साथ खड़े हैं, हम खुद नहीं चाहते, क्योंकि जो ईरान है वो अनक्रेडिबल कंट्री के तौर पर जाना जाता है, जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकते, लिहाजा परमाणु संपन्न देश बन गया तो खुदा ना खास्ता भविष्य में मिडल ईस्ट में, मिडल गल्फ में क्या हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप जी की बातों को तो छोड़ दें, वो तो दुनिया भर के डील मेकर और पीस मेकर बनने के चक्कर में थे। रूस यूक्रेन का युद्ध तो और बढ़ गया है, और वो तो कहते हैं 150% टैरिफ कर दो, फिर वापस आ जाओ, फिर जैसे थे पे आ जाओ, तो उनकी कहने को खास वजूद नहीं है। पर एक चीज मुझे बड़ी साफ लगती है, अगर ईरान में रजीम चेंज होता है तो क्या है, चीन का जो सप्लाई है ईरान से ऑयल का, उसमें बड़ी सख्ती आ जाएगी। तो वो तो इस टाइप की चीज ट्रंप और इजराइल करना चाहेंगे। और एक बात और भी है कि अगर ईरान झटके में अपनी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, और वहां जी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, पर्शियन गल्फ में अगर जहाज को कोई डुबा देते हैं, और ताकि पूरा ऑयल ट्रेड दुनिया का इफेक्ट हो जाता है, ऑलरेडी $6-7 पर बैरल बढ़ गया है ऑयल ऑयल का प्राइस, अगर डुबा देते हैं, तो मेरी समझ में, ये मेरा खुद का आकलन है, अमेरिका तो सोचेगा अच्छा है ये ऑयल सप्लाई की दुनिया हमारे पे डिपेंडेंट हो जाएगी, तो हमारी इकोनॉमी तो बड़ी चमक जाएगी भाई। अब जैसे यूरोप में, यूक्रेन में क्या किया है, ऑयल पाकिस्तान की सप्लाई स्थिति उन्होंने को सर यूक्रेन कैसे यूएस देखते हैं? से। क्या पाकिस्तान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनता फिर रहा है, कह रहा है कि भैया अगर इजराइल ने जरा सी हिम्मत करी तो ईरान की तरफ से न्यूक्लियर अटैक कर देंगे हम? तो देखिए, वो तो पता लग गया है कि न्यूक्लियर असेट्स पाकिस्तान के पास, खुद के पास भी नहीं है। हाँ। ये तो मूजबानी जमा खर्च कर रहे हैं। हो तो ये तो डिप्लोमेसी में ये सब होता है, चोर को बोलो चोरी कर, सिपाही को बोलो पकड़ ले। इनकी न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान जो है बिना बिना अमेरिका के हुक्म के कुछ कर नहीं सकता है। हो सकता है चीन ने कहा, कह देना, ये कहने की बातें, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं करेगा। ना तो उसके पास असेट्स है, ना उसके पास निर्णायक शक्ति है। ये ठीक कहने है। की बातें हैं ठीक है, आप भाई, हमारे ताकि साथ कल लगातार को बने रहें। ईरान एक और मजबूत हो जाए, महत्वपूर्ण हम खबर आ लगे, रही हम है खड़े इजराइल वहां पे। ईरान युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बंकर में छिपे ईरान के सुप्रीम लीडर खेमनेई पूरे परिवार के साथ बंकर में मौजूद हैं। खामेनेई तेहरान में एक अंडरग्राउंड बंकर में इस वक्त सुरक्षित जगह पर पहुंच गए हैं। तेहरान से ईरान के लोग लगातार पलायन भी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर एक तरफ इजराइल लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है ईरान के ऊपर इजराइल, और इसी बीच जिनको सबसे आगे फ्रंट फुट पर होना चाहिए था, खेमनेई सुप्रीम लीडर ईरान के, वो एक बंकर में अपने परिवार के साथ जाकर छुपकर बैठ गए। कमांडर सर, किस तरह से देखते हैं? खामनेई एक तरफ कह रहे थे कि भाई पूरी ईरान की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लूंगा, दूसरी तरफ और अपने परिवार के साथ जाकर बंकर में छिपे हैं, वहीं से रणनीति एग्जीक्यूट हो रही है। सर आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज पहुंच रही है? जी जी प्लीज। मैं को बंकर में पहुंच के बैठना, कुणाल जी, बंकर में पहुंच के बैठना तो डरपोक कहना ठीक नहीं रहेगा मेरी समझ में, क्योंकि खुद की सेफ्टी तो जरूरी है। आप महाराणा प्रताप घोड़े पे लड़ते थे तो बहुत बड़ी ढाल भी तो पहनते थे, उसमें कुछ नहीं है, तो ढाल ढाल के तौर पे है। पर खतरा उनको समझ आ गया है कि इनको खोमेनी को भी मार देंगे अमेरिका और इजराइल। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ, जब अमेरिका ने कहा है, न्यूज पे आइटम आया है कि इजराइल ने बोला है हम खेमनाई को मार देंगे जान से, तो ट्रंप ने कहा है नहीं, ये न्यूज आइटम है। अगर ये न्यूज आइटम है, इसका मतलब वो मारने की तैयारी में है, अमेरिका का भी यस है उसमें। जी। अब एक और महत्वपूर्ण चीज निकलकर सामने आ रही है। आपने देखा होगा कि अमेरिकी जो न्यूज एजेंसी है रॉयटर्स, उसकी तरफ से ये पब्लिश किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ सीधे हॉटलाइन संपर्क में हैं। राइटर्स में तो यह भी दावा किया गया कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो तो सीधे पहले ही हमले में खेमनेई को मौत की नींद सुला देना चाहते थे। ये तो अमेरिका था जिसने बेंजामिन नेतन्याहू को रोका कि वेट एंड वॉच करो, शायद वो मान जाए। अभी
मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। मेरी समझ में अगर ये बात बढ़ी, ये तो डोज दे रहे हैं, धीरे धीरे डला रहे हैं, ये तो रुकेंगे नहीं खेमनाई को भी खत्म करने में। मेरी समझ में रजीम चेंज ही चाहते हैं वो, मेन वही चीज है उनका। और न्यूक्लियर पावर, रजीम चेंज गया तो न्यूक्लियर पावर भी खत्म हो जाएगी और इनका वर्चस्व बन जाएगा। ठीक है, आज से G7 समिट का भी सर आगाज हो रहा है, कनाडा में ये होने जा रही है। उस दौरान भी रूस यूक्रेन पर लगातार हम देख रहे हैं, लगातार हर एक बड़े मंच पर चर्चा हो रही है रूस यूक्रेन युद्ध पर। अब ये जो इजराइल वर्सेस ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, इस पर भी लगातार विस्तार से जो ग्रेट सेवन टीम है वो बात करती नजर आएगी। एनी सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन दैट यू फाइंड आउट थ्रू आउट दैट एंटायर मीटिंग? कोई कंक्लूजन निकलेगा नहीं। वैसे तो G7 का तो क्या है, हम तो G4 में हैं भाई, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो G7 कब बनाई थी आपने? उसको आप बदलिए। तो मुश्किल से डर आपने सोच समझ के इतनी डिले करके फिर मोदी जी को बुलाया। पर क्या कह सकते हैं, बल्कि नेटो जो चाहता है, नेटो भी यही कह चाहता है कि अगर मिडिल ईस्ट में इसराइल का और वेस्टर्न कंट्री का कंट्रोल रहे, हालांकि चाहते नहीं कि लड़ाई बढ़े, कंट्रोल रहे, तो इसलिए वो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसराइल को रोक नहीं पाएंगे। से एक तरफ है, कुछ नहीं होगा, हो पाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ अपना कीमती समय साझा करने के लिए, इन तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से अपना नजरिया पेश करने के लिए। आगे बढ़ रहे, रुक कर एक और बड़ी खबर की तरफ, क्योंकि इजराइल वर्सेस ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें कतर और ओमान ने मध्यस्थता की पहल की है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ईरान का इजराइल पर पलटवार का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इजराइल के नेगोव सैन्य डिपो पर हमला किया है ईरान की तरफ से। गैलील में सेना के बैरक पर ईरान का हमला सुर्खियों में है। तो इजराइल के नेगेव सैन्य डिपो पर हमला ईरान की तरफ से, लगातार ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है। जो कंजक्शन की स्थिति है, कंजक्शन जो सिचुएशन है बिटवीन इंडिया, जो इजराइल वर्सेस ईरान, वो लगातार कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अब गैलील में सेना का जो बैरक है उस पर ईरान की तरफ से हमला सामने आया और सैन्य ठिकाना है जिसको इस दौरान निशाना बनाया गया है। तो बड़ी खबर, जहां पर इजराइल के नेगेव सैन्य डिपो पर हमला लगातार जारी है। अब तक आज तीसरा दिन है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से इस पूरे युद्ध को छेड़ दिया है और साफ कहा है कि ईरान जब तक परमाणु संयंत्र बनाना बंद नहीं करेगा तब तक यह युद्ध जारी रहेगा। क्योंकि इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि उन्हें अपने मुल्क की सुरक्षा सर्वोपरि है, लिहाजा ईरान जो है वो अनक्रेडिबल कंट्री के तौर पर देखा जाता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाता, जो कभी भी किसी के आगे किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी को अपना लेता है, ना शांत बैठता है, ना मिडिल ईस्ट को शांत रहने देता है। चलिए अब आगे बढ़ रहे, रुक कर अगली खबर की तरफ, क्योंकि बात जब इजराइल वर्सेस ईरान की हो रही है तो मध्यस्थता की बात भी सामने आ रही है। कतर और ओमान ने मध्यस्थता की पहल की है, जबकि ईरान ने मध्यस्थता से इनकार कर दिया है। इजराइल के साथ कोई युद्ध विराम पर बातचीत नहीं होगी, ये कहना है ईरान का। ईरान ने कहा कि जब तक हमले बंद नहीं करेगा इजराइल, तब तक कोई भी सीज फायर नहीं होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध का तीसरा दिन चल रहा है, अब तक इस युद्ध में ईरान के जहां 230 से 240 लोग मारे गए, 1277 से ज्यादा, ऑलमोस्ट 1300 के आसपास लोग घायल हो गए। ईरान की इजराइल की अगर हम बात करें तो इसमें 14 इजरायली नागरिकों की भी मौत हुई है और करीब 400 के आसपास लोग घायल इजराइल के भी बताए जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस फॉर सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएसओ ने इन आंकड़ों को और बढ़कर बताया है। इसी बीच मध्यस्थता की पहल हर कोई कर रहा है, चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, कतर हो, ओमान हो। ईरान ने साफ कह दिया, ना कतर की सुनेंगे, ना ओमान की सुनेंगे, ना अमेरिका की सुनेंगे, ना रशिया की सुनेंगे। जब तक इजराइल सीज फायर नहीं करेगा, युद्ध बंद नहीं करेगा, कोई बात नहीं होगी, कोई परमाणु समझौते पर चर्चा नहीं होगी, किसी तरह की कोई टेबल टॉक नहीं होगी। जबकि मस्कट में लगातार जो मध्यस्थता की कोशिश है वो पूरी की जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं अहमदाबाद विमान हादसे की, जहां पर लगातार एक एक करके तमाम पार्थिव शवों का डीएनए
टेस्ट करने के बाद जो शव है वो परिजनों को सौंपे जा रहे हैं भारी मन के बीच। इसी बीच आज गुजरात में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुजरात के राजकोट में आज शाम पूर्व सीएम का अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ इस अंतिम संस्कार को किया जाएगा। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर आज एक दिवसीय राजकीय शोक की बात भी सामने आई है। तो एयर इंडिया का विमान 171 AI-171 यानी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर आग की चपेट में आ गया, दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जैसे ही इसने अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी, महज 2 मिनट के अंदर ये क्रैश हो गया और उस दौरान उसमें 242 लोग सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति बचा, करिश्मा कहा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ 241 लोगों की मौत हो गई। बड़ी बात, मेघानी नगर जहां पर ये पूरा क्रैश होकर विमान आया, उस जगह पर बीएन कॉलेज था, मेडिकल इंस्टीट्यूट था, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट थे डॉक्टर के, जिस पर ये आकर गिरा। उस दौरान भी कई डॉक्टर्स इसकी जद में आए और वहां पर भी मौत का आंकड़ा जाकर 270 के आसपास पहुंच गया। अब जो लगातार जो सिविल हॉस्पिटल है वहां पर तमाम पार्थिव शवों को लाया गया है, डीएनए सैंपलिंग की जा रही है, जांच की जा रही है और भारी मन के साथ उन पार्थिव शरीर को परिजनों को सौंपा जा रहा है ताकि अंतिम संस्कार किया जाए। इसी बीच गुजरात के राजकोट में आज पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकोट के अंदर एक दिवसीय यहां पर शोक का ऐलान किया गया है। महिपाल का रुख करेंगे, सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्राउंड जीरो से। महिपाल, आज का दिन भी बेहद खास है, एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा राजकोट में। ये तो ट्रेन दुर्घटना हुई थी, इसमें से सवार एक पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी जी थे। तो उनका भी शव का जो है वो कल जिस तरीके से किलत हुई थी कि ये डीएनए उसका मैच और उसके चलते हुए आज 11:30 बजे उनकी बॉडी जो है उनके परिवार को सौंपी। और इस मामले को देखते हुए पूरे गुजरात में आज का एक दिन का राजकीय शोक यहाँ पे घोषित किया है और यहाँ पे जो तिरंगा होगा वो भी आधे तक ही लहराया जाएगा। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो राजकीय शोक है और वहां पे यहाँ से जो बॉडी उनको दी जाएगी वो भी तिरंगे के निकल से दी जाएगी। यहाँ तिरंगा भी लाया गया है और 11:30 बजे उनको परिवार को सौंपी जाएगी। यहाँ से पूरा राजकोट तक उनकी यात्रा चलेगी, राजकोट उनके शव को पहुंचाया जाएगा और वहां पे 6 बजे शाम को उनका अंतिम संस्कार होगा। वहां पे ये सारी पूरी तैयारियां हैं और यहाँ पे जितने भी राजकीय लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और फिलहाल तो उनके गांधीनगर स्थित जो घर है वहां पर भी बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं और वहां पर भी जमावड़ा रहता है। पूरे के पूरे बड़े बड़े नेता और जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वो सारे के सारे वहां पे मौजूद रहते हैं। और अमित शाह का भी मानना है कि वो भी राजकोट में उनका अंतिम संस्कार होगा, वहां पे वो उपस्थित रहने वाले हैं। कुणाल जी, लगातार हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला बदस्तूर जारी है, हर स्तर पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लोग भारी मन से पार्थिव शरीरों को ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन उसके बाद भी जो एक तसल्ली है वो नहीं मिल पा रही। अभी भी लगातार कहा जा रहा है कि लोग सफर करने से बच रहे हैं कि अगला हादसा कब ना हो जाए, लिहाजा हर स्तर पर बोइंग के जितने एरोप्लेन हैं उन सब की रीचेकिंग हो रही है हर स्तर पर। हुआ है तो सब यानी जितने भी यात्रा करने वाले लोग हैं सब में डर घुस गया है और कई सारी फ्लाइट ऐसी है उन्होंने अपना प्रवास जो है रद्द कर दिया है। वो फ्लाइट में हर एक फ्लाइट की रीचेकिंग हो रही है, फिर से चेक किया जा रहा है। जैसे कि मैनुअल भी यहाँ पे जो गया था उन्होंने भी एक मैनुअल यहाँ पे घोषित किया और उसके चलते हुए 9 के 9 रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए रीचेकिंग हो रही है। फिर भी बावजूद लोगों में काफी डरता है तो लोग भी जो अपनी यात्रा है वो टाल रहे हैं, यात्रा पे नहीं निकल रहे हैं प्लेन में बैठते हुए। यानी कुल मिला के उनको भी एक तसल्ली मिलेगी जब जाके कि ये सारी जो प्रक्रिया है वो प्रॉपर हो रही है और आगे जाके कुछ न कुछ ऐसी वजह नहीं मिलती है और इसकी भी वजह मिल पाएगी कि किस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ था। तब जाके लोगों में कुछ राहत का अंदेशा नजर आएगा और बाद में ऐसी जो अभी पूर्ववत स्थिति थी वैसी वापस हो जाएगी। शुक्रिया आपका महिपाल, इस वक्त हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से गुजरात से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे जारी है।